नमस्कार। प्रिंस एडू हब लाइव कैंपस टूर 4 में आप सभी प्रिंस परिवार के अपनों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। पिछले तीनों लाइव कैंपस टूर को जो लाड प्यार स्नेह और मोहब्बत आपने दी है, उससे ये प्रमाणित होता है कि प्रिंस परिवार की साख फील्ड में बहुत अच्छी है। हजारों की संख्या में न केवल उन लाइव कैंपस टूर को आपने देखा, बल्कि सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई भी की। हम सभी आपके आभारी हैं जी। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको लंबे अरसे तक लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए या लिखने लायक कोई काम कर जाइए। भारतीय समाज शौर्य, जाबांजी और बहादुरी को प्यार करने वाला समाज रहा है। चाहे हमारी पीढ़ी हो, चाहे हमसे पिछली पीढ़ी हो, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ी हो, एक पूरी पुश्त ने भारतीय सेना की जाबांजी, दिलेरी, बहादुरी के किस्से सुनते हुए और पढ़ते हुए अपनी जवानी गुजारी है। चाहे 1962 के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की कहानी हो, चाहे वो 1971 के युद्ध के नायक जनरल मानेकशॉ की बहादुरी की कहानी हो, और चाहे 1999 के कारगिल युद्ध के युवा जाबांज जो युवा दिलों की धड़कन रहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो। यानी भारतीय सेना का नाम जब आता है तो गालिब का वो शेर चरितार्थ होता है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ना गिरे तो फिर लहू क्या है। प्रिंस परिवार न केवल भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करता रहा है, बल्कि आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रिंस परिवार के फाउंडर जोगेंद्र जी सुंडा सर और उनके पचिन्हों पर चलने वाले उनके अनुज और चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर एक सैनिक के सुपुत्र हैं। और यही वजह है कि प्रिंस एडू हब के भवनों पर चाहे तिरंगा लहराता हुआ दिख जाए, चाहे आप बीकानेर बाईपास सीकर से होते हुए जब गुजरते हैं तो प्रिंस एडू हब के मुख्य कैंपस के मुख्य द्वार पर सेना का टैंक और विशाल तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि भावनाएं दिलों में होती है। इन्होंने चाहे स्कूलिंग एजुकेशन में कितना भी अच्छा काम किया हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन में कितना ही काम किया हो, चाहे नीट जेईई के कोचिंग क्षेत्र में कितना ही अच्छा काम किया हो, लेकिन जब तक प्रिंस में डिफेंस एकेडमी शुरू नहीं हो गई, इनके दिल में एक टीस थी, एक कशिश थी। डिफेंस एकेडमी शुरू होने के बाद शुरू हुई एनडीए एकेडमी। लास्ट ईयर तक ये एनडीए एकेडमी थी और इसी साल उस एनडीए एकेडमी ने प्रिंस सैनिक स्कूल का रूप ले लिया है। हर वर्ष यहाँ से दर्जनों विद्यार्थी एनडीए में सेलेक्ट होकर के भारतीय सेना के भावी ऑफिसर बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। आइए आज उसी प्रिंस एनडीए एकेडमी, जिसको अब हम प्रिंस सैनिक स्कूल कहने लगे हैं, उसका वर्चुअल टूर आपको करवाते हैं। और वर्चुअल टूर में वही जाना पहचाना चिर परिचित चेहरा डॉक्टर पीयूष जी सुंडा हमारे साथ हैं। नमस्कार। और ग्रुप के सीएमडी राजेश ढीलन सर हमारे साथ हैं। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चूंकि आप एक सैनिक के पुत्र हैं, इसलिए आज का जो वर्चुअल कैंपस टूर है वो अलग होने वाला है जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रिंस परिवार की रगों में वो शौर्य को सलाम करने वाली चीज़ें हैं, तिरंगे को सलाम करने वाली चीज़ें हैं, सेना के जज्बे को सलाम करने वाली चीज़ें हैं। तो पहले थोड़ा उनके बारे में बताएं और उसके बाद में हम कैंपस टूर की शुरुआत करते हैं। औकार सर, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब आपने रगों में खून की जो शायरी कही जी, तो उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सेना से बढ़कर कोई गर्व और गौरव नहीं होता। जैसा कि आपने बताया कि प्रिंस एजुकेशन हब में विभिन्न संस्थाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी, प्रिंस एनडीए एकेडमी और अब प्रिंस सैनिक स्कूल, ये संस्थाएं हम लोगों के लिए गर्व है। जी। प्रिंस एनडीए एकेडमी की स्थापना 2 वर्ष पूर्व इस भव्य कैंपस में हुई थी। जी।
और उस समय कक्षा 11वीं 12वीं और 12वीं पास मैथमेटिक्स संकाय के स्टूडेंट्स इसमें कोचिंग लेते थे। धीरे धीरे हमने अनुभव किया कि जो जो बच्चा बड़ा होता है त्यों उसकी मोल्डिंग थोड़ी टफ होने लग जाती है। इसलिए हमारे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर साहब, प्रिंसिपल कर्नल साहब और सभी टीम मेंबर्स का सुझाव आया कि क्यों नहीं बच्चे को छोटी क्लासों से मोल्ड किया जाए जी, कच्ची मिट्टी को आकार दिया जाए। और यही सोच रखते हुए प्रिंस सैनिक स्कूल की शुरुआत की। और ये प्रिंस सैनिक स्कूल का शानदार कैंपस आज अपन विजिट करने वाले हैं, जिसमें एक सरकारी सैनिक स्कूल की तरह एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ में सैनिक स्कूल की तरह एकेडमिक क्लासेज, उसके बाद में सैनिक स्कूल की तरह ही पूरा का पूरा अनुशासन, टाइम टेबल, खेल कूद के मैदान, GTO, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, आप हर चीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सैनिक स्कूल का कंप्लीट स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा डिलन सर और वकार सर आगे बढ़ते हैं और प्रिंस सैनिक स्कूल की, प्रिंस NDA एकेडमी की वर्चुअल टूर को अपन आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, आइए जी। तो डिलन सर, प्रिंस NDA एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल का ये कैंपस हरा भरा, खुला, शानदार मौसम और अलग ही फिजा यहाँ की देखने को मिलती है। आप भी यहाँ बार बार विजिट करते रहते हैं, तो मुझे लगता है आपको भी बड़ा सुकून यहाँ महसूस होता होगा। एकदम बेशक डॉक्टर साहब जी। मैंने महसूस किया डॉक्टर साहब कि डिलन सर जब यहाँ की विजिट करके जाते हैं जी, तो एक अलग ही एनर्जी वहाँ अपने मेन कैंपस पे पहुँचने के बाद भी इनमें देखने को यहाँ मिलती के है। विजिट करने के बाद एक कमांडो की तरह पेश आते हैं। बिल्कुल जी जी, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है जी, वो पूरा ही डिफेंस ऑफिसर्स की तरह है। एक अपने आप में सैन्य कैंपस ये है, जिसमें आदमी घूमता है तो उसमें सैन्य कैंपस के से गुण आने लग जाते हैं। तो अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे संस्थान के फाउंडर जोगेंद्र जी सुंडा खड़े हैं और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर BB जानू साहब खड़े हैं। मैं बुलाना चाहूँगा कि कर्नल साहब भी हैं, आपका भी स्वागत है। कर्नल वीर सिंह जी हैं, प्रिंस सैनिक स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। तो ओंकार सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप संवाद को आगे बढ़ाएं, फिर अपन आउटडोर कैंपस का पहले विजिट करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल में इंडोर की तुलना में मल्टीपल टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट, मोर रिक्वायर्ड आउटडोर होता है। बिल्कुल जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो त्रिवेणी आपके सामने खड़ी है, डायरेक्टर साहब के मजबूत कंधों पर एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आप तक देने की जिम्मेदारी थी। आप देख पा रहे हैं जिस भव्यता के साथ ये कैंपस बना हुआ है, चाहे वो ग्राउंड्स की बात हो, चाहे वो हॉस्टल्स की बात हो, चाहे वो मेस की बात हो, चाहे प्रिंस सैनिक स्कूल की बिल्डिंग की बात हो, सारी की सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ, अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेटेस्ट मापदंड हैं उनके अनुसार बनकर के ये विशाल कैंपस तैयार है। ब्रिगेडियर साहब का जो तजुर्बा आर्मी का है, जो अनुभव आर्मी का है, जो एक्सपीरियंस आर्मी का है, वो पहले प्रिंस NDA एकेडमी के विद्यार्थियों को मिलता था, प्रिंस सैनिक स्कूल के रूप ये ले चुका है, उन विद्यार्थियों को मिलेगा। और कर्नल वीर सिंह जी जो प्रिंस सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, काफ़ी सैनिक स्कूल्स में एज ए प्रिंसिपल आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस लाइव को देख रहे हैं, जिस तरह की साख प्रिंस एडू हब के अन्य संस्थानों की है, उससे कहीं बेहतरीन काम करने का संकल्प लेकर के प्रिंस सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जब भी एक छोटे बच्चे को पूछा जाता है, मेरे ख्याल से 70 to 80% बच्चों का जवाब होता है मुझे कैप्टन बनना है, मुझे पायलट बनना है। मेरा ऐसा मानना है कि एक छोटा बच्चा भी रोमांच भरे जीवन शैली को पसंद करता है, जो कि भारतीय सेना की पहली विशेषता है। और NDA के माध्यम से अगर कोई बच्चा भारतीय सेना में शामिल होता है तो निस्संदेह वो ऑफिसर लाइन से होता हुआ बहुत आगे तक जाता है। तो हमारे जितने भी देखने वाले अभिभावक और विद्यार्थी, उनमें एक रोमांच की सी स्थिति है कि NDA क्या है, यहाँ पहुँचने का फ़ायदा क्या है, कहाँ तक बच्चा आगे जा सकता है। और चूँकि एक जीवन यापन के लिए ही इससे चुनना होता तो बहुत सारे अन्य क्षेत्र हो सकते थे, लेकिन NDA में जाकर के आदमी की लाइफ स्टाइल से लेकर के एक सोच में परिवर्तन की स्थिति बनती है। थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि NDA कब बना और क्यों बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देखा गया कि
जो जॉइंटमैनशिप है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बीच में, उसमें तालमेल की थोड़ी कमी नज़र आई, क्योंकि ऑफिसर्स अलग अलग ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेन होकर अपनी अपनी सर्विस में जाते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक कमेटी बिठाई गई जिन्होंने पूरे इंडिया में घूम फिर के जगह भी देखी और उसके बाद में ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी एकेडमी बनानी चाहिए जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक साथ ट्रेन किया जाए। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले तो देहरादून में क्लेमेंट टाउन में हुई। शुरू में इसको जॉइंट सर्विसेज विंग बोला गया था और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ही हिस्सा था जी। और उसके बाद में इन्होंने साथ ही साथ खड़गवासला, जो पूना से 15-20 किलोमीटर दूर है, बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और 1954 के अंदर वहाँ पर एनडीए शिफ्ट हो गया। जो जॉइंट सर्विसेज विंग थे, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ से जो पहला कोर्स था, जनरल रॉड्रिक्स जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे 90 के आसपास, वो उसी फर्स्ट कोर्स से थे। उसके बाद में तो एनडीए से बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। अभी एनडीए में की अहमियत क्या है? एक तो ये कि जब 12वीं के बाद में एक दो चीज़ें हैं, एकेडमी है जिसके द्वारा आप एक कैरियर को सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला जिसमें सबसे ऊपर है नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसके कुछ 15-20 साल पहले हमने टीएस करके एक एंट्री भी शुरू की थी, जिसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही एसएसबी होती है और उसकी ट्रेनिंग होती है ओटीए गया में। और उसके बाद में नेवी ने भी यही सिस्टम शुरू किया और उनकी ट्रेनिंग होती है नेवल एकेडमी अजीमाला, केरला में। एनडीए में कैडेट्स 3 साल तक एक साथ रहते हैं। आर्मी के कैडेट्स, नेवी के कैडेट्स और एयरफोर्स के कैडेट। 3 साल के बाद में इनकी ब्रांचिंग हो जाती है। आर्मी वाले इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चले जाते हैं देहरादून, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में चले जाते हैं और नेवी वाले नेवल एकेडमी अजीमाला में चले जाते हैं। वहाँ पे 1-1 साल की ट्रेनिंग होती है। जब यही कैडेट्स अपनी अपनी सर्विस में आगे बढ़ते हैं तो कोई जनरल बन जाता है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, कोई चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन जाता है, कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन जाता है। जब लड़ाई के टाइम पे जॉइंटमैनशिप होती है तो बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे जो आर्मी के चीफ़ हैं, नेवी के चीफ़ हैं और एयरफोर्स के चीफ़ हैं, तीनों 56 एनडीए से हैं और उनमें से 2 मेरे स्क्वाड्रन में, मैं लीमा स्क्वाड्रन में था, तो मेरे स्क्वाड्रन के हैं एयरफोर्स और आर्मी के चीफ़। मेरा 53rd कोर्स है, वो 56 कोर्स में थे, तो इसका ये फ़ायदा है। तो सर ने आपको बताया कि एनडीए की ज़रूरत क्यों पड़ी और एनडीए में वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक आदमी को अट्रैक्ट कर सकती हैं। सर से हमारा संवाद आगे भी जारी रहेगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में कर्नल वीर सिंह जी हैं, जो प्रिंस सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपका 12 वर्ष का सैनिक स्कूल का एक्सपीरियंस है। आप वहाँ कोऑर्डिनेटर भी रहे, वाइस प्रिंसिपल भी रहे और प्रिंसिपल भी रहे, यानी अनुभव और तजुर्बे का एक अच्छा सम्मिश्रण 5 सैनिक स्कूलों के माध्यम से आपने जुटाया है, जिसका फ़ायदा आप प्रिंस सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों को मिलेगा। मैं कर्नल साहब आपसे जानना चाहूँगा, सैनिक स्कूल में पढ़ने का बच्चे के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है? सर बेसिकली जो सैनिक स्कूल्स बनाए गए उनका सबसे पहले 3 उद्देश्य रखे गए। पहले तो ये कि जो रीजनल इम्बैलेंस था अफसर्स कैडर में, उसको दूर किया जाए, क्योंकि पहले नॉर्थ से ज़्यादा हो रहे थे, साउथ से कम। तो ये ऐसी सोच थी कि पैन इंडिया अफसर्स कैडर हो। दूसरा ये कि पब्लिक स्कूल एजुकेशन गांव-गांव तक के लोगों तक मुहैया हो जाए, इसके साथ साथ, जिससे कि लोग आगे चल के पब्लिक स्कूल एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। तीसरा, सैनिक स्कूल्स इसलिए बनाए गए कि एनडीए से पहले एक फीडर एकेडमी के तौर पर ये काम करें, जिससे कि जो बच्चे यहाँ से वहाँ जाएं उन्हें ट्रेनिंग वगैरह में दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले जब यहाँ से शुरू में लोग सैंडहर्स्ट गए, जो कि यूके में है, तो पहले कोर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई। वहाँ के जो कोर्सेज चले और जो यहाँ से ट्रेनिंग हुई उसमें बहुत गैप था। तो इस सब की वजह से जो सैनिक स्कूल्स आए उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। अभी सैनिक स्कूल्स में बच्चे को क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे पहले कि वो जो सैनिक स्कूल्स होते हैं
वो एक तरह से डिसिप्लिन का बेडरॉक हैं। उसको सबसे पहले अपने आप का बोथ मेंटल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इसके साथ साथ उसकी जो जनरल अवेयरनेस होती है वो काफ़ी उसमें रुझान पैदा होता है। तीसरा पब्लिक स्पीकिंग की वजह से जो उनकी स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बहुत आला दर्जे के हो जाते हैं। और इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो बच्चे का विकास होता है वो फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है आगे चल के, जो कि एनडीए में उसको बहुत फ़ायदा देता है। थैंक यू सर। यानी आपने ये बता दिया कि प्रिंस सैनिक स्कूल में पढ़ करके बच्चा क्या क्या बेनिफिट्स ले सकता है। मेरा एक छोटा सा सवाल और है, सरकारी सैनिक स्कूल और प्रिंस सैनिक स्कूल क्या कोई फ़र्क रहेगा, उसी तर्ज पर चलेगा या उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके आप काम करेंगे? सर, यहाँ का जो मेरा अनुभव है अब तक का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किसी भी सैनिक स्कूल से पीछे नहीं हैं। और हम न केवल कदम से कदम मिला के आज चल रहे हैं उनके साथ, पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम उनसे भी बेहतर हैं। क्योंकि जो कंसेप्ट हम नए लाए हैं यहाँ पे एकेडमिक्स में, जैसे डाउट काउंटर है और जो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो अभी सैनिक स्कूलों में उतनी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे चल के जो इस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं वो न केवल उनके बराबर हैं बल्कि उनसे हम एक कदम आगे की सोच लेके चल रहे हैं। थैंक यू सर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्थान के डायरेक्टर जोगेंद्र सुंडा सर हमारे बीच में हैं। जितने भी प्रिंस एडू हब में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ आप देख पाते हैं, वो सोच और उस सोच को क्रियान्वित तक आप लेकर के जाते हैं। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस कैंपस के बारे में जो आउटर लुक जितना भी दिख रहा है आप हमें थोड़ा सा बताएं। नमस्कार। 2 साल पहले प्रिंस एनडीए कैंपस की स्थापना हुई थी और इसमें जो आवश्यक क्लासरूम्स हैं, हॉस्टल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से सलीके से इनको बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे यूँ लगा कि अपन को वास्तव में इसमें और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, इनके इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मिलते गए कि अपन को इसको एक अच्छा प्रारूप देना है, तो इस साल इसमें सैनिक स्कूल स्टार्ट किया गया। और इस सैनिक स्कूल को स्टार्ट करने से पहले हमने एक सैनिक स्कूल की तर्ज पे इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे इसका नया निर्माण एक इस रूप में सामने आए कि एक सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी, उस गार्जियन को भी, उस पेरेंट्स को भी ये लगे यहाँ आकर के कि वास्तव में एक सैनिक स्कूल ऐसा होता है। यहाँ आज की तारीख में मैं आपको बताऊँ, बहुत शानदार क्लासरूम बने हुए हैं, बहुत शानदार अटैच लेट बाथ के और एक कॉमन लेट बाथ वाले बहुत अच्छे से हॉस्टल बने हुए हैं, बहुत शानदार एक डाइनिंग हॉल का मैस बना हुआ है। इसके अलावा बहुत अच्छे बास्केटबॉल के, हैंडबॉल के, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के बहुत अच्छे अच्छे शानदार यहाँ ग्राउंड बने हुए हैं। लेकिन फिर भी ये लगभग 26 बीघा कैंपस में ये हमारा कैंपस लास्ट ईयर तैयार किया था। लेकिन फिर हमें ये लगा कि जगह थोड़ी कम है, उसके हिसाब से इसका एक्सटेंशन कैसे किया जाए। हमने अभी 21 बीघा ज़मीन एक नई परचेज की है और उसमें बहुत स्पीड से सारे उसकी बाउंड्री वाल का, उसके ग्राउंड्स का बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है। आने वाले महीने भर में वो सब कुछ वहाँ रेडी भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 26 बीघा प्लस 21 बीघा का कैंपस सिर्फ हमारी प्रिंस एनडीए एकेडमी और सैनिक स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि एक नई शानदार हमारी क्लासरूम की एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। बहुत शानदार क्लासरूम उस नई इमारत में बन रहे हैं और उनके साथ में वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा डिजिटल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, आपकी कंप्यूटर लैब और 3 शानदार बड़े ऑडिटोरियम उसमें बन रहे हैं, जिसमें किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार के लिए ये जो हमारी जो टीम बाहर से जो चंडीगढ़ से आकर के इन बच्चों को अलग अलग तरह से एसएसबी की तैयारी करवाती है, उनके लिए बहुत शानदार एयर कूल्ड क्लासरूम्स बन रहे हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके 4th फ्लोर पे एक शानदार ऑडिटोरियम बन रहा है जिसमें एट ए टाइम 700 बच्चे एक साथ एयर कूल्ड उस ऑडिटोरियम में बैठ करके किसी भी सेमिनार को सुन सकते हैं, किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार जो कोई बाहर से कोई आते हैं उनको वो सुन सकते हैं, या ब्रिगेडियर साहब इस कैंपस में रहने वाले उन सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके भी उस ऑडिटोरियम में संबोधित कर सकते हैं। उसी के एक्सटेंशन के रूप में हमने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सामने जो 21 बीघा ज़मीन में जो बाउंड्री वाल और ग्राउंड्स का जो काम चल रहा है वो भी बहुत स्पीड से चल रहा है और आने वाले महीने भर में वहाँ
इंटरनेशनल नॉर्म्स का फुटबॉल ग्राउंड, और साथ में वैसे क्रिकेट के लिए सर अलाउ नहीं करते ब्रिगेडियर साहब, लेकिन क्योंकि जब वो फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है तो उसको क्रिकेट खेलने में भी यूज किया जा सकता है, और उसके साथ में हैंडबॉल का, बास्केटबॉल का वो ग्राउंड भी उसमें बहुत शानदार तरीके से तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 महीने बाद में जब भी कोई व्यक्ति इस एनडीए और सैनिक स्कूल कैंपस की विजिट करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी कोई खामी बता दे कि साहब आपके इस कैंपस में ये कमी रही है। तो मैं तो जिस तरह से आदरणीय प्रिंसिपल साहब राठौड़ जी, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो जिस तरह से मुझे गाइड करते हैं या जो बताते हैं कि साहब इस कैंपस में ये कमी चल रही है, उसको मैं बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठा करके बहुत स्पीड से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करता हूँ। तो पूरी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है। अब अपन कुछ फाइन थिंग्स पे आते हैं। ग्रोस मोटर, फाइन मोटर मेडिकल साइंस में टर्मिनोलॉजी होती है, वैसे फाइन मोटर चीज़ों पे आते हैं। एनडीए जब स्टूडेंट एनडीए के लिए तैयार होता है तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करता है, और उसके बाद में उसका मेन जो एग्ज़ाम होता है वो एसएसबी का एग्ज़ाम होता है। और एसएसबी का एग्ज़ाम अपने आप में इंटरव्यू के लिए सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन स्टूडेंट का माना जाता है। तो अपन पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं। अपने आप में ये लगता है कि कोई एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर ही है। जब स्टूडेंट एनडीए पास हो जाता है, एनडीए एकेडमी में चला जाता है, उसके बाद का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ के ऑब्स्टेकल्स को देखकर लग रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, ग्रुप ऑब्स्टेकल सब बने हुए हैं। तो मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि एनडीए का जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अपन इस लाइव में नहीं कर सकते, क्योंकि 5 दिन का इंटरव्यू चल रहा है, तो अपना हो सकता है लाइव 5 दिन तक आगे बढ़ जाए। तो मैं बेसिकली आपको ब्रिगेडियर साहब पूछना चाहूँगा कि ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, जीटीओ ग्रुप ऑब्स्टेकल्स और जीटीओ टास्क, इनका क्या रोल रहता है? देखो, एनडीए में एंट्री का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेज प्रोसेस है। पहला तो रिटन एग्ज़ाम हो गया, दूसरा हो गया आपका एसएसबी, तीसरा आपका हो गया मेडिकल, और चौथा हो गया मेरिट लिस्ट। तो ये 4 स्टेज प्रोसेस है। पहला स्टेज तो रिटन है, जिसको ज़्यादातर बच्चे सब जानते हैं, अभिभावक भी जानते हैं कि यूपीएससी रिटन एग्जाम क्लियर ग्राउंड। एसएसबी जो है वो 5 दिन का एक तरह से बच्चे को ठोक बजा के, और जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, उसके अंदर जो 10-15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हम देखना चाहते हैं, वो अलग अलग तरीके से हम उसके अंदर देखते हैं। सो पहले दिन तो काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, तो पहले दिन तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट सा होता है, जिसके अंदर जो अगले 4 दिन में होना उसका थोड़ा सा रूप उसमें लेते हैं, और बच्चे को देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं। जिसमें पोटेंशियल पाया जाता है उसको सेकंड स्टेज ऑफ एसएसबी में आगे लेते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए लगभग 200 बच्चों का बैच एसएसबी के लिए गया, फर्स्ट डे एंट्री की, तो उनमें से जो स्क्रीन आउट आपने बताया पहले दिन जो बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो उसके बाद में सेकंड डे इन कितने बच्चे रहते होंगे ऑन एंड एवरेज? ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 40 से 50 के, 200 में से 40-50 या 250-300 में से 40-50? 200 में से 40-50 जी। बट ये फ्लक्चुएट होता है, कई बार 60 भी चले जाता है, कई बार 30 भी रह जाता है। जी जी, ये देखा जाता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स कितने हैं। जी। उसके बाद में 3 असेसर्स होते हैं मेन। पहले होते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के साइंटिस्ट हैं। ज़्यादातर ये सिविलियंस होते हैं, सिविलियन साइंटिस्ट है जो मेन साइकोलॉजी वगैरह होते हैं, काफ़ी ट्रेंड है, और इन पूरी उम्र भर ये यही काम करते हैं। जी। तो वो पहले टेस्ट लेते हैं एसएसबी के दौरान, वो साइकोलॉजी टेस्ट बच्चों का लेते हैं। बच्चों का लेते हैं, उसमें कई तरह के टेस्ट हैं, वो लेते हैं। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट लेते हैं, सब रिटर्न होता है, रिटर्न का एक पोथा होता है जिसको साइकोलॉजिस्ट लेके चला जाता है, फिर हर लाइन को उनको स्टडी करता है कि बच्चे में मीन्स साइकोलॉजी का टेस्ट होता है वो इंटरव्यू टाइप में 1-to-1 नहीं होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, और बच्चे ने जो लिख दिया उसके बाद में, जैसे ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, पोथा लेके जाता है, और उस रिटर्न में साइकोलॉजिस्ट पढ़ता है कि बच्चे की आंसर्स में साइकोलॉजी क्या है, वो ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं, वो लीडर बनने लायक है कि नहीं, वो बोल्ड है कि नहीं,
कि सेना को साथ बॉर्डर पे ले जाके और लड़ाई के लिए लड़ने जैसा बोल्ड है कि नहीं, ये पूरी साइकोलॉजी उस बच्चे ने जो आंसर्स लिखे हैं उसके आधार पे पहचानी जाती है। बिल्कुल जी। दूसरे है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इंटरव्यूइंग ऑफिसर जनरली या तो ब्रिगेडियर या कर्नल होते हैं। जी। वो आमने सामने बैठ के कम से कम 40 से 45 मिनट तक उससे बातचीत करते हैं, जिसको हिंदी में बोले तो संवाद करते हैं जी। और बच्चे को सिचुएशन रिएक्शन उसके देखते हैं और चेक करते हैं कि भाई उसके अंदर एक तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, दूसरा उसके अंदर फास्ट थिंकिंग है या नहीं, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन क्विक डिसीजन। तो वही जो 15 क्वालिटीज साइकोलॉजिस्ट देख रहा है वही ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर देख रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट रिटर्न में देख रहा है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आईओ फेस टू फेस देख रहा है। जी। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल। अब है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। अब आता है ग्रुप डायनेमिक्स कि 10 का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके अंदर किस प्रकार से वो बच्चा वो कैंडिडेट है एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन तालमेल कर पाता है या नहीं। अब जीटीओ के भी 2 हिस्से में बोलूँगा या 3, एक तो फिजिकल, दूसरा है मेंटल। मेंटल में भी 2 हिस्से हैं, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप। इंडिविजुअल में जैसे एक लेक्चरेट आ जाता है, एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आ जाती है, ये 2 है इंडिविजुअल। और जो ग्रुप है उसमें ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टास्क्स हैं वो भी आप, और फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं, 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, 3 मिनट में करने होते हैं। फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल्स हैं, 6 ऑब्स्टिकल हैं, पूरे ग्रुप को एक साथ जाना होता है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे, आगे दौड़ रहा पीछे दौड़ रहा, तो ये सारी चीज़ें जीटीओ दूर से देख रहा होता है। और ग्रुप टास्क जो है वो उसके भी 3-4 हिस्से, एक है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जैसे 4 हमने यहाँ बना रखे हैं। ग्रुप टास्क ब्रिगेडियर साहब सामने की तरफ हैं, तो अपन आगे चल के दर्शकों को दिखाएंगे। तो पहले तो मैं इनकी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनके बारे में ब्रिगेडियर साहब बताऊं, आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत लंबे चौड़े एरिया में आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स बना रखे हैं, तो क्या आपके बच्चे 11वीं क्लास से या सैनिक स्कूल में 6th क्लास में जो बच्चा आएगा उसको इनका एक्सपोजर मिल जाएगा, या जब वो उसका एसएसबी के लिए कॉल आएगा तब एक्सपोजर मिलेगा? अभी जैसे हम एनडी के यहाँ तैयारी करवा रहे थे, तो जैसे ही बच्चा हमारे पास 15-20 दिन रह जाता, थोड़ा फिजिकली ट्यून अप हो जाता, तो उसके बाद हम उसको ये जी अंडर सुपरविजन करवाते हैं। शुरू में बताते हैं कि हर ऑब्स्टिकल को कैसे करना, वरना क्या होगा, इंजरी हो जाएगी जी। और उसके बाद में जब वो इनसे वाकफियत हो जाती है फिर उसको हम टाइम देते हैं 3 मिनट में कितना कर पाता है। कुछ हैं बच्चे, काफ़ी बच्चे वीक आते हैं, किसी का तो अपर बॉडी वीक है, किसी का लोअर लिम्स वीक है, किसी के एब्डोमेन वीक है, कोई ओवरवेट है, कुछ जैसे आप पीछे देख रहे हैं कमांडो वॉक में डरते हैं, हाइट का उनको डर रहता है, तो ये सारा बार बार करेंगे तो डर निकल वो फियर बच्चे का निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी बातें ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं कि बच्चा सैनिक स्कूल में 6th to 10th जिस क्लास में आएगा, या फिर एनडीए में 11वीं में आता है या 12वीं पास करके आता है, तो शुरुआती 20 दिन के बाद में बच्चे को इन ऑब्स्टेकल्स का एक्सपोजर मिल जाता है, और इन ऑब्स्टेकल्स के एक्सपोजर के माध्यम से बच्चे में डर निकल जाता है, फियरलेस बच्चा हो जाता है, और वो एक ऑफिसर जैसे कमांडो की तरह बच्चा तैयार होने लग जाता है। और इधर मैं देख पा रहा हूँ कि इन्हीं ऑब्स्टेकल्स के पास अपन बास्केटबॉल में ग्राउंड से होते हुए गुजर रहे हैं, जो कि पूरा इंटरनेशनल नॉर्म से बना हुआ है। उसके बाद में उधर 4 वॉलीबॉल के कोर्ट बने हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, जैसा डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि 21 बीघा में और खेलकूद के मैदान बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे भी खेलकूद के मैदानों की कोई कमी नहीं है। अपन बात कर रहे थे वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट में खड़े होके जी, और जो मैं आपको जीटीओ टास्क के बारे में बता रहा था, अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उधर का एक शॉट दिखाएं। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी पट्टियाँ लगी हुई हैं, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स लगे हुए हैं। मुझे तो कई बार जब शुरुआत में आया ये बनाए तो मुझे लगा कि अभिभावक आकर देखेंगे तो उनको लगेगा कि कोई टी टेबल बना दी क्या, या कोई बच्चों के लिए बैठने के लिए पॉइंट बना दिए क्या। तो ये दिखने में बड़े अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, अलग अलग इनकी शेप है, बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका एसएसबी के सिलेक्शन में रोल जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। अभी जो आप
जो सफ़ेद देख रहे हैं जी जी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जो घास देख रहा है है उस पे आप अपने पैर नहीं रख सकते। जी तो बच्चे कैंडिडेट्स को जरूरी एक प्लैंक देते हैं, एक कोई बल्ली देते हैं, कोई जी। रस्से देते हैं, जी उसके फिर वो अपनी प्लानिंग बना के इस रास्ते से जाना है जी या इस रास्ते से जाना है या उधर से जाना है, जी तो उस प्रकार का उनकी ग्रुप डायनेमिक्स देखी जाती है। कि कई बार तो क्या होता है, देखने में आता है शुरू में बच्चे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जी दो इस तरफ जा रहे हैं, दो कहते हैं इधर से चलेंगे, जी तो धीरे धीरे उनको फिर ये बात समझ में आती है कि कैसे एक दूसरे से तालमेल बैठाना है। जी जी और जो आपने देखा पीछे से सिंपल से लेके और फिर आगे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि उनको एक वुडन पीस पकड़ा दिया जाता है, लेकिन जो वाइट जो मार्क किए हुए हैं, जहाँ बीच में लंबी चौड़ी घास है, तो वाइट मार्क पे बच्चा पैर रख सकता है, लेकिन इस घास पे पैर नहीं रख सकता। इसके अलग अलग इसके रूल्स बने हुए हैं, उसमें हम पर नहीं जाएंगे। जी जी कलर कोड है, जी जी फिर हाँ बिल्कुल, ये तो लाइव चल रहा है, इसलिए आम जन इसको देख रहे हैं, तो आम जन को अपने को एसएसबी के लिए तैयार भी नहीं करना। और आम जन को एसएसबी के लिए अगर 5 मिनट में तैयार कर दें तो 5 दिन का इंटरव्यू किस लिए। बहुत अच्छी बात ब्रिगेडियर साहब आप बता रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि अपन मेन ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि इस प्रिंस एनडीए एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल की मैक्सिमम चीज़ें दर्शकों तक बता सकें। वैसे तो एनडीए और सैनिक स्कूल की सारी जानकारियां लगभग 40-45 मिनट के लाइव में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपन प्रयास करेंगे कि मुख्य चीज़ें आमजन तक दिखाएं, अभिभावकों को दिखाएं, स्टूडेंट्स को दिखाएं, ताकि उनमें एनडीए की वास्तविकता का पता चले। तो पधारिए ब्रिगेडियर साहब, आइए। संस्था के निदेशक जोगेंद्र जी सुंडा भी हमारे साथ हैं। और सर आप देख रहे हो कितना शानदार फाउंटेन यहाँ चल रहा है। मीन्स इस फाउंटेन को देख के भी बच्चों में बहुत अच्छा कूल कंफर्टनेस आता है। और मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि प्रिंस एनडीए एकेडमी का जो कैंपस है, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, इसमें जो एमिनिटीज जोड़ी गई हैं वो इस तरीके से जोड़ी गई हैं कि बच्चे को ऐसा लगे कि मुझे एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में रियल एनडीए बैकग्राउंड में तैयार किया जा रहा है। तो ये सारा आउटडोर एक्टिविटीज अपन ने देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखी। अब अपन जैसा कि आप बता रहे थे ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि अपना डिस्कशन चल रहा था कि एनडीए एकेडमी और सैनिक स्कूल में इनसाइड बिल्डिंग जो वर्क होता है उससे मल्टीपल टाइम्स वर्क आउटसाइड बिल्डिंग होता है। फिर भी अपन चाहेंगे कि अंदर की स्थितियां देखें, यहाँ क्या क्या होता है। तो मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि अपन प्रिंस सैनिक स्कूल के सेंट्रल पोर्च में आ चुके हैं। और इधर की तरफ जो अपन एंट्री करते हैं तो यहाँ फ्रंट डेस्क हमारा है। फ्रंट डेस्क के बगल में यहाँ अलग अलग केबिन्स बने हुए हैं। इधर हमारे हिमांशु जी बैठे हैं जो काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। हिमांशु जी आइए आइए। तो आज के समय आप बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अच्छी पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे दो शब्द जानना चाहूंगा कि अभिभावकों के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी इंक्वायरीज में क्या होते हैं। जनरली सर यही रहता है कि फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से रहेगी, बच्चा जो एक ड्रीम देख के आ रहा है वो फुलफिल करने में हम लोग उनकी कितनी मदद कर पाएंगे, इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। तो उन्हें हम बताते हैं कि ये उनका रूटीन रहेगा। और फिर उनसे जब काउंसलिंग कंप्लीट होती है तो ब्रिगेडियर सर, कर्नल सर और हमारे ऑनरेबल सर इन लोगों से मिलवाते हैं, जिससे कि इनको डिटेल में बता पाते हैं। तो आप काउंसलिंग सबसे ज्यादा अटेंड करते हैं, तो मेरे को एक ही लाइन में आप बताइए कि जो अभिभावक फिजिकल विजिट के लिए यहाँ आते हैं उन अभिभावकों का फाइनल व्यू और कमेंट क्या रहता है। सर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ के जो रूटीन सिस्टम से बहुत अभिभूत होके जाते हैं। और इधर हम देखना चाहेंगे कि इधर और चैम्बर्स बने हुए हैं। इधर हमारे पवन जी सर बैठे हैं, आप एकेडमिक्स का काम यहाँ का देखते हैं। और इधर कर्नल वीर सिंह जी सैनिक स्कूल प्रिंसिपल साहब का चैम्बर है। इधर ब्रिगेडियर साहब का चैम्बर है जहाँ पे आप पूरी संस्था की कमान संभालते हैं। और इस चैम्बर से जो अपन बाहर की तरफ चलते हैं, इधर अपन देख पा रहे हैं एसएसबी में 16 सिलेक्शंस, यूपीएससी में 43 सिलेक्शंस, बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में है। और आगे की तरफ मैं चाहूंगा कि कैमरा घुमा के थोड़ा सा आप दिखाएं। इधर कंप्यूटर का सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स के पेपर्स तैयार होते हैं। और इधर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी दो तरीके की है, ये फिजिकल लाइब्रेरी भी है और डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर्स अवेलेबल है,
कुछ भी गूगल सर्च करना चाहें, कुछ भी पढ़ना चाहें, और स्टूडेंट्स को हर तरह की मैगजीन यहाँ पे मिलती है ताकि बच्चों को करंट अफेयर्स वगैरह की सबकी जानकारी मिले। सारी नेशनल फेम इंग्लिश मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स स्टूडेंट्स को इस लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। अब अपन चलते हैं इस ब्लॉक के सबसे महत्वपूर्ण रूम की तरफ। ब्रिगेडियर साहब में से सबसे महत्वपूर्ण कह सकता हूं, ये एसएसबी का रूम है जिसको बिल्कुल ऑडियो विजुअल तरीके से तैयार किया गया है, एयर कंडीशनड रूम है। तो ब्रिगेडियर साहब, अक्सर जो एनडीए की कोचिंग्स होती हैं, डिलन सर आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, कि अक्सर एनडीए की जो कोचिंग्स होती हैं मोस्टली किसी समय देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली, मोहाली इन्हीं में होती थी, और यूपीएससी की तैयारी मुश्किल से 1-2 महीने वो करवाते हैं, एसएसबी की तैयारी वो मुश्किल से 10 दिन करवाते हैं। जबकि प्रिंस एनडीए एकेडमी में, प्रिंस सैनिक स्कूल में बच्चा साल भर की एसएसबी की तैयारी करता है और उसके साथ एसएसबी का कैप्सूल कोर्स भी उसको मिलता है। तो उसके बारे में ब्रिगेडियर साहब मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को डिटेल में बताएं। देखिए, जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो मैंने महसूस किया कि उनका जनरल अवेयरनेस बहुत कमज़ोर है, पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम सिर्फ, जैसे आपने बोला, सिर्फ एसएसबी की 10 या 15 दिन की कोचिंग पे ही छोड़ दिया जाए तो उससे कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, तैयार हो ही नहीं पाएगा। इसलिए रिटन एग्जाम के साथ साथ अभी हम क्या है, 12th की सीबीएसई की भी क्लासेस लेते हैं, एनडीए रिटन की भी तैयारी कराते हैं, और साथ साथ में जो आपने पहले बोला ये सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कराते हैं, जैसे डिबेटिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, बाकी और चीज़ें हैं, तो बच्चे की झिझक निकल जाए। और तकरीबन ऑन एन एवरेज हर दिन एक एसएसबी की क्लास होती है जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, मिलिट्री से संबंधित उनकी जानकारी है उसको बताते हैं, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। फिर ये जो मैंने बताया पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, ड्रामा, ये ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, 5-10 दिन का प्रोसेस नहीं, साल भर बच्चा इसमें तैयार होता है। साल भर। जो एसएसबी का जो हमारा कैप्सूल है, हम 10 कैप्सूल साल में चलाते हैं। एक कैप्सूल के अंदर हम 30 बच्चों को स्क्रीन करते हैं, तो 10 हो गए, हमारे 300 बच्चे हैं, और जो पास हो जाता है, हमारा रिटन एग्जाम पास हो जाता है, उसको हम दूसरी बार, तीसरी बार भी उसमें शामिल कर लेते हैं। अभी इसके अंदर जो हमारी टीम आती है, एक तो कोमोडोर है मंजीत सिंह, वो आईओ रहे हुए हैं एसएसबी में, एक कर्नल बैदवान है वो एसएसबी में जीटीओ रहे हुए हैं, एक कर्नल चीमा है वो एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट रहे हुए हैं। मींस तीनों एक्सपर्ट खुद एनडीए एसएसबी में एज ए एक्सपर्ट पैनल एग्जामिनर रहे हुए। तकरीबन जब वो एसएसबी में थे, सर्विस में थे, तकरीबन हर एक ने कम से कम 2-2 हज़ार कैंडिडेट को। ग्रेट, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत। ये डाटा तो ब्रिगेडियर साहब में, कर्नल साहब, कॉमोडोर साहब आते हैं तो हर विजिट में मुलाकात होती है, अलग से स्पेशल मीटिंग रखी जाती है जिसमें वो डिस्कशंस आगे का करते हैं। लेकिन ये डाटा मैं पहली बार सुन रहा हूं कि जो हमारी टीम एसएसबी की स्पेशल कैप्सूल कोर्स की आती है उसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट ने एसएसबी में रहते हुए ऑन एंड एवरेज 2-2 हज़ार ऑफिसर्स का चयन किया है। बहुत बड़ी संख्या ही है अपने आप। मीन्स इतने अनुभवी लोगों से बच्चों को ट्रेन होने का मौका मिल रहा है। तो मैं मानता हूं, पहले तो मैं उस टीम को बहुत अच्छा मानता था, लेकिन आज आपके सामने कहना चाहूंगा कि वो तो टीम अच्छी नहीं है, बेस्ट है जी। और बाकी जो आपने बताया चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली जी, इनके अलावा हम एक चीज और करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो भी चंडीगढ़ से ही आते हैं जी। वो करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं, फिर उनकी जो इंटेलिजेंस की जो क्लासेस हैं वो लेते हैं, जो इंटेलिजेंस का एक टेस्ट होता है अलग से जिसको IOR बोलते हैं फौजी भाषा में, और वो भी कि बच्चा अपने आप को ग्रुप डिस्कशन में कैसे तैयार करे, लेक्चरेट के लिए कैसे तैयार करे, और बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं जो किसी भी SSB कोचिंग सेंटर में नहीं है जी। मीन्स अपन कह सकते हैं कि प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी में केवल यूपीएससी की तैयारी नहीं होती,
बल्कि एसएसबी की जो कोचिंग होती है वो भी ऐसे लेवल की होती है और साल भर होती है, कुछ दिनों के लिए नहीं, जो नेशनल लेवल पे अपन किसी भी बड़े शहर में या एसएसबी के लिए पुराने प्रसिद्ध किसी भी शहर में जो मिलती है उससे 4 कदम, 2 कदम बोले या ब्रिगेडियर साहब 4 कदम बोले? 4 कदम बोल सकते हैं, 4 कदम आगे। मैं जो भी ये लाइव देख रहे हैं अभिभावक हो या कैंडिडेट हो, उनको ये बताना चाहूंगा कि आप सीकर नाम से घबराए नहीं, इधर आइए। हमारी जो फीस है वो भी बहुत बाकियों से काफ़ी हम कम लेते हैं और यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जो सिर्फ एसएसबी कैप्सूल के लिए आना चाहता है 15 दिन के लिए हमारे पास आए, यहाँ रुके और हम उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे। मीन्स ब्रिगेडियर साहब आपने जैसा कहा कि सीकर नाम से घबराए नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रिंस एनडी एकेडमी की स्थापना के बाद लोगों में ये बहुत बड़ा क्रेज आया है कि सीकर में नहीं, राजस्थान में एसएसबी की एनडी की बहुत अच्छी लेवल की तैयारी हो रही है। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि शायद आज के दिन जैसे चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून नाम चलते थे, उनके बीच में कई दफा सीकर का नाम उनसे 2 कदम 4 कदम आगे निकल कर आ रहा है। तो बहुत अच्छी बातें अपनी डिस्कस हुई, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा सर कि अपन थोड़ा आउटडोर की तरफ चले, इंडोर काफी हो गया। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें अंदर बच्चों के लिए जिम अलग से बनी हुई है, क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं और उसके साथ साथ बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी के रूम भी बने हुए हैं और बच्चों के फिजिकल टेस्ट का भी चैम्बर बना हुआ है कि जब बच्चा एनडीए के एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल के लिए आता है तो उस बच्चे का हाइट, वेट, चेस्ट, रूटीन फिजिकल पैरामीटर्स, रूटीन मेडिकल, ग्रॉस मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारा यहाँ बच्चे का लिया जाता है और फिर उसका एडमिशन फाइनल किया जाता है। तो बहुत सारी बातें प्रिंस एनडी एकेडमी और सैनिक स्कूल के बारे में हो गई। अब मैं चाहूंगा कि लाइव बहुत लंबा भी चल चुका है, लेकिन औकार सर से मैं चाहूंगा कि अपन थोड़ा बाहर की तरफ चलें और कुछ क्वेश्चंस नए स्वरूप में लोगों को दें, ताकि अपन लंबे समय से डिस्कशन करते आ रहे हैं, इस डिस्कशंस को देखकर महानुभव बोर नहीं हो। तो औकार सर मैं चाहूंगा कि अब आप लाइव को समापन की तरफ आगे बढ़ाएं कि जो बच्चे एनडीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको जेएनयू दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिग्री साथ साथ मिलती है। बहुत अच्छी बात जी सर। उसके बाद में वहाँ एनडीए में तो इतना एडवेंचर का जो आपका माहौल है वो बन जाता है जी। जब आर्मी में जाते हैं या एयरफोर्स नेवी में जाते हैं तो डिफेंस का हर विंग में एक एडवेंचर सेल बना हुआ है जी, जिसके अंदर आप एरो हैंग ग्लाइडिंग कर सकते हैं और पावर ग्लाइडिंग कर सकते हैं जी, तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं जी, आप माउंटेनियरिंग कर सकते हैं जी, आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं जी, आप डाइविंग, सी डाइविंग कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज करने का मींस जो डेयरिंग एडवेंचर्स हैं उन सबसे होकर एक कैंडिडेट निकलता है जी। जैसे वाइट वाटर राफ्टिंग है, जी। अपने आप में काफी एक बड़ा सा खतरनाक सा स्पोर्ट है, जी। मैंने भी किया था। जी तो शुरू में बड़ा डर लगता है जी। और जब एक बार कर लेते हैं तो आप चाहते हैं कि दूसरी बार भी कर लें। फिर उसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा पहली बार मुझे भी डर लगा, लेकिन पहली बार राउंड कंप्लीट करने के बाद आप में बड़ी बहादुरी की फीलिंग आई होगी, नाउ आई कैन डू एनीथिंग अप टू एनी एक्सटेंट। सो ये आर्मी के जाने के ये सारे चांसेस है। फिर जब आर्मी में चले जाते हैं पूरे इंडिया में घूमते हैं, काफ़ी लोग फॉरेन पोस्टिंग में भी जाते हैं, फॉरेन में कोर्सेज करते हैं, नेवी वाले तो काफ़ी जगह घूम लेते हैं, ऐसे प्रकार एयरफोर्स वाले, आर्मी वाले को काफ़ी लोगों को मौका मिलता है। मीन्स वो लाइफ लॉन्ग एक स्किल्ड एडवेंचरस डेयरिंग पर्सन बन जाता है और ड्यूरिंग सर्विसेज तो इन चीज़ों का महत्व आउटपुट्स देश को मिलती है, लेकिन आफ्टर सर्विसेज भी कैंडिडेट के पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में और इवन फॉर द नेशन वो सारी चीज़ें लाइफ लॉन्ग काम में आती है। ब्रिगेडियर साहब के अनुसार ह्यूमन पोटेंशियल के 100% यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम डिफेंस सर्विसेज है। मैं अब कर्नल वीर सिंह जी तक पहुंचना चाहूँगा। अब प्रिंसिपल हैं प्रिंस सैनिक स्कूल के। सर डॉक्टर साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, हमारे सारे जितने भी अभिभावक और बच्चे इस लाइव को देख रहे हैं उनमें एक कौतूहल सा भर दिया है
जो आदमी दूसरी तरफ भी जाना चाह रहा था उनको भी अब लग रहा है कि एनडीए की तैयारी ही करनी चाहिए। तो प्रिंस सैनिक स्कूल में एडमिशन कौन सी क्लास से शुरू होते हैं और क्या एडमिशन प्रोसेस है, इस बारे में थोड़ा सा आप हमें बता। जी, जो प्रिंस सैनिक स्कूल है जी उसमें जैसे कि दूसरे सैनिक स्कूल्स हैं उन्हीं मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जी हमने अपना एडमिशन प्रोसीजर तय किया है। तो हम जो एडमिशन लेते हैं 6th, 7th, 8th और 9th में ले रहे हैं, जी जिससे कि बच्चे को अगर वो 6वीं में लेता है तो 7 साल का एक्सपोजर मिले जी और उसी क्रम में आगे थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। जी उसका रीज़न ये है कि जब वो जितना ज़्यादा एक्सपोजर उसको यहाँ पे मिलेगा जी उसी के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग हो पाएगी। जी क्योंकि जो सैनिक स्कूल का फोकस होता है वो एकेडमिक्स के साथ साथ, जैसा कि ब्रिगेडियर सर ने बताया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें कि डिबेट, डेक्लेमेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, पब्लिक स्पीकिंग आती है, जी साथ में स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करता है। जी और जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ सर ने बताई उसकी जो शुरुआत होती है वो सैनिक स्कूल से होती है। जी यानी 6th क्लास से ही आप बच्चे को लेने लग जाते हैं और अप टू 12th स्कूलिंग के साथ साथ आप बच्चे को एनडीए के लिए तैयार करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 12th पास आउट हैं, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था आपने यहाँ बना रखी है? शायद मेरे ख्याल से इंडिया में इस तरह की व्यवस्था कहीं और नहीं होगी। जी ये अपने आप में एक अभूतपूर्व व्यवस्था है इस स्कूल में बिल्कुल। कि 12th के बाद में हमने एक टारगेट ग्रुप रखा है। जी उसमें क्या है कि बच्चे को 2 एक्स्ट्रा चांस मिलते हैं, जी तो वो उसमें टोटली पूरे साल फोकस रहता है और इतने अच्छे तरीके से हम उसको फोकस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो एनडीए की तैयारी कर चुका होता है। बिल्कुल। तो उसकी जो वीकनेसेस हैं, जो खामियां हैं, उसको कैसे दूर की जाए और आगे चल के उसके सिलेक्शन के चांसेस एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, इस बात पे पूरे फर्स्ट डे से फोकस रहता है। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था है मैंने कहीं और नहीं देखी है। चलिए सर, थैंक यू। तो मैं ओकार सर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा जी और पहला तो मैं ये निवेदन चाहूँगा कि जो भी महानुभाव इस लाइव को देख रहे हैं, लास्ट की स्टेज में आप जुड़े हुए हैं, तो इस लाइव को आप चाहे फेसबुक पे हैं चाहे यूट्यूब पे हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आम स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब दूसरी बात, जैसे कि बातचीत की गई प्रिंस सैनिक स्कूल, प्रिंस एनडीए एकेडमी और डिफेंस में कैरियर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस चीज के साथ में जोड़ना चाहता हूं। चाहे स्टूडेंट का डिफेंस में ऑफिसर बनने का सपना हो बिल्कुल या कुछ भी और बनने का सपना हो, मैं तो कहता हूं एक बच्चे को सिविल ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, एक बच्चे को आरएएस बनना है, एक बच्चे को अदर काइंड ऑफ ऑफिसर बनना है, एक बच्चे को कॉर्पोरेट में अच्छा मैनेजर बनना है। हर तरीके के बच्चे के लिए सैनिक स्कूल की पढ़ाई आम स्कूल की तुलना में मल्टीपल टाइम्स बेहतर है। बिल्कुल। इसका मैं लॉजिक बताना चाहूंगा कि प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी में स्टूडेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द क्लास, बिगिनिंग ऑफ द सेशन, चाहे वो 6th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे आफ्टर 12th का हो, उस बच्चे को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी और आप पीसीएमबी तो है ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तो है ही है, इसके साथ हर तरीके का बच्चे का आउटडोर एक्सपोजर जिसमें डिबेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग पावर, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, ये इतनी चीजें बच्चे को सिखाई जाती हैं कि बच्चा 6ठी क्लास से या जिस क्लास में एडमिशन ले रहा है उस क्लास से भविष्य में चाहे वो आईएएस बनना चाहे तो उसकी तैयारी भी वो बच्चा प्रिंस सैनिक स्कूल के माध्यम से कर रहा है। चाहे वो 11वीं में एडमिशन ले रहा है तो भी वो भविष्य में हर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए की एकेडमी की पढ़ाई न केवल एनडीए में, न केवल एसएसबी में, न केवल सीडीएस में काम में आएगी, बल्कि वो लाइफ में किसी भी कंपटीशन में जाना चाहें, हर कंपटीशन में वो पढ़ाई काम में आएगी। और उससे भी बड़ी बात, उस पढ़ाई के अलावा उस बच्चे ने इस एनवायरनमेंट में जो अदर देन स्टडी को करिकुलर चीज़ें सीखी है वो उसकी लाइफ के हर प्रोफेशन में काम में आएंगी। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगी उसकी इंडिविजुअल लाइफ में इतने काम में आएंगी कि वो इस लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जिएगा, अच्छा एंजॉय करेगा। इन्हीं के साथ मैं ओकार सर कहना चाहूँगा कि बहुत लंबा लाइव चल चुका है और प्रिंस की पूरी सीनियर टीम आज इस लंबे लाइव के दौरान मौजूद रही है।
सभी लोगों के महत्वपूर्ण समय को अपन ने इस लाइव के लिए रोका है, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ शब्दों के साथ इस लाइव का समापन करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत गहरी बात कही है। यानी प्रिंस सैनिक स्कूल आपके नौनिहाल को एक कंप्लीट मैन बना करके बाहर निकालेगी। चॉइस आपकी है, आप उसको किस क्षेत्र में भेजते हैं। हम हर क्षेत्र के लिए मजबूत किरदार तैयार करके आपको वापस सौंप देंगे। मैं इसका समापन करूं उससे पहले, क्योंकि एक बहुत भरोसे वाला चेहरा हमारे बीच में है, हम चाहेंगे कि उनके अंतिम 2 शब्दों के साथ हम इस लाइव का समापन करें। डायरेक्टर सर। ओंकार सर, आपने 2 शब्द के लिए कहा है, तो मैं कहना चाहूंगा बॉर्डर फिल्म का एक डायलॉग है सन्नी देओल और जैकी श्रॉफ के बीच का जो संवाद था उसका, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। जय हिंद।